हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिट ऑफ लॉ में। आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू कराऊंगी। यह इसका पार्ट 1 है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता कब से प्रवर्तन में है? इसका सही आंसर है 11 फरवरी 2016 से, यानी कि इसको राष्ट्रपति की अनुमति 29 दिसंबर 2012 को मिली थी। और इसकी शेष उपबंध यानी कि 1 से लेकर 19 तक और 233 और 234 वो 18 दिसंबर 2015 को प्रवर्तन में हो गए थे। तो और जो शेष उपबंध थे वो 11 फरवरी 2016 को प्रवर्तित हुए थे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जोत का तात्पर्य। जोत का तात्पर्य है खातेदार द्वारा धारित भूमि से, पट्टेदार द्वारा धारित भूमि से, अनुदान के अंतर्गत धारित भूमि से और उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी। और जोत को परिभाषित किया गया है धारा 4 की सब क्लॉज 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भू खातेदार के संबंध में परिवार का तात्पर्य क्या है? इसका सही आंसर है डी, यानी कि स्वयं पुरुष और उसकी स्त्री, पति और पत्नी, अवश्य पुत्र और अवश्य पुत्रियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्व न्यायालय के अंतर्गत क्या आते हैं? तहसीलदार, न्यायिक, नायब तहसीलदार, राजस्व परिषद और उपयुक्त सभी, यानी कि इसका सही आंसर है डी। और राजस्व न्यायालय को धारा 4 सब क्लॉज 16 में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्व न्यायालय को परिभाषित किया गया है, ये सेक्शन वाइज क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है धारा 4 सब क्लॉज 16 में। उपखंड अधिकारी यानी सब डिवीजन ऑफिसर किसको कहते हैं? ये कहते हैं तहसील के प्रभारी सहायक कलेक्टर को। तो इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि वर्ष कहलाता है। कृषि वर्ष होता है 1 जुलाई से 30 जून तक का वर्ष, इसको कृषि वर्ष कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि वर्ष को किस धारा में परिभाषित किया गया है? यह भी सेक्शन वेस्ट क्वेश्चन है। तो इसको कृषि वर्ष को धारा 4 सब क्लॉज 23 में परिभाषित किया गया है। मध्यवर्ती का तात्पर्य है ए स्थान का स्वामी, बी मतहतदार, सी अदना मालिक, डी ठेकेदार और ई उपयुक्त सभी, यानी कि इसका सही आंसर है ई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिन जुमला संख्या। मिन जुमला संख्या को किस में परिभाषित किया गया है? इसको परिभाषित किया गया है सेक्शन ए सब क्लॉज सेक्शन 4 सब क्लॉज 29 में। तो मिन जुमला का तात्पर्य क्या होता है? यानी कि सब में से एक, यानी कि एक छोटा भाग, यानी कि कोई एक जो बड़ा भूखंड होता है उसका जो छोटा भाग होता है उसको मिन जुमला संख्या कहते हैं। यानी कि जो गणित रूप से तो विभाजित होता है परंतु भौतिक रूप से विभाजित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिन जुमला संख्या का तात्पर्य है, इसका सही आंसर है ए, यानी कि सैद्धांतिक रूप से विभाजित होकर लेकिन भौतिक रूप से अविभाजित खेत के जो भाग को इंगित करने वाली सजरा संख्या से मिन जुमला संख्या कहते हैं। चलिए अपन नेक्स्ट देखते हैं। एक मंडल में कितने जिले हो सकते हैं? इसमें है 2 या 2 से अधिक, इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्व क्षेत्रों का गठन कौन करता है? राजस्व क्षेत्रों का गठन राज्य सरकार करती है, इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्व न्यायालय नहीं है? राजस्व न्यायालय में राजस्व बोर्ड, बंदोबस्त अधिकारी, अभिलेख अधिकारी, सहायक अभिलेख अधिकारी, आयुक्त, अपर आयुक्त, कलेक्टर, उप कलेक्टर, सहायक कलेक्टर होते हैं, पर राजस्व निरीक्षक को इसमें परिभाषित नहीं किया गया है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी राजस्व परिषद है? उत्तर प्रदेश में 1 राजस्व परिषद है, इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्व परिषद के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है, तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर राजस्व परिषद का सदस्य हो सकता है, यानी कि आयुक्त के पद से अन्यून श्रेणी का पद धारण करने वाला और कलेक्टर के पद से अन्यून श्रेणी का पद धारण करने वाला, यानी कि कमिश्नर से नीचे का पद नहीं होना चाहिए, कलेक्टर से नीचे का पद नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्व परिषद का गठन संहिता की किस धारा में किया गया है? यह किया गया है संहिता की धारा 7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्व परिषद की अधिकारिता किस धारा में दी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 8 में राजस्व परिषद की अधिकारिता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्व परिषद के विनिश्चय के विरुद्ध व्यक्ति क्या कर सकता है? यानी कि उच्च न्यायालय में सिर्फ रिट याचिका दायर कर सकता है राजस्व परिषद के विनिश्चय के विरुद्ध, उसे और कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न कथनों में सत्य कथन है, यानी कि राजस्व परिषद का अध्यक्ष पीठ या पीठों का गठन करता है, ये बिल्कुल सही है। राजस्व परिषद का अध्यक्ष सदस्यों के मध्य कार्य का विवरण करता है, ये भी बिल्कुल सही है। राजस्व परिषद अंतिम अपीलीय न्यायालय है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न कथनों में सत्य कथन है, यानी कि राज्य सरकार प्रत्येक मंडल में 1 आयुक्त की नियुक्ति करेगी, ये भी बिल्कुल सही है।
कलेक्टर जो है राजस्व प्रशासन का प्रभारी अधिकारी होता है, ये भी बिल्कुल सही है। राज्य सरकार अपर कलेक्टर को अपर कलेक्टर न्यायिक पदान्वित कर सकती है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि इसके सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित पद डेजिग्नेटेड करेगी, यानी कि अपर आयुक्त न्यायिक, अपर कलेक्टर न्यायिक और उप जिलाधिकारी न्यायिक, तहसील न्यायिक, यानी कि ये सभी राजस्व परिषद में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राजस्व निरीक्षक एवं लेखपाल की नियुक्ति कौन करता है? कलेक्टर, क्योंकि ये कलेक्टर के नियंत्रण में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि कोई राजस्व अधिकारी किसी सरकारी धन का विनियोग कर लिया है और कलेक्टर के आदेश पर उसका प्राधिकृत व्यक्ति को संदाय करने के आदेश की उपेक्षा करता है तो उस पर कलेक्टर शास्ति अधिरोपित कर सकता है। तो कलेक्टर उसको 250 रुपये प्रतिदिन की कर सकता है और मैक्सिमम 25,000 रुपये से अधिक 25,000 रुपये से अधिक नहीं हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जोत या उसकी सीमा पर विधि पूर्वक निर्मित सीमा चिन्ह का अनुरक्षण और मरम्मत हेतु कौन उत्तरदायी होता है? तो उसका लिए उत्तरदायी होता है खातेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सीमा चिन्ह का निर्माण, मरम्मत, पुनः स्थापन करने या प्रतिस्थापित करने का आदेश दे सकेगा, कौन दे सकेगा? ये दे सकेगा उप जिलाधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जहाँ ग्राम पंचायत या कोई खातेदार किसी सीमा चिन्ह का निर्माण, पुनः स्थापना या मरम्मत आदि के संबंध में जिसका कि उप जिलाधिकारी ने उपेक्षा किया है विफल रहता है तो उप जिलाधिकारी निर्माण, मरम्मत या प्रतिस्थापन स्वयं कराता है तो उसका खर्च किसके वसूला जाएगा? तो उसका खर्च वसूला जाएगा खातेदार से और ग्राम पंचायत, यानी कि इसका सही आंसर है सी, दोनों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उप जिलाधिकारी स्वप्रेरणा से या हितवत व्यक्ति द्वारा आवेदन किए जाने पर सीमा संबंधी समस्त विवाद का निरीक्षण किन आधारों पर करता है? यानी कि वर्तमान नक्शों के आधार पर करेगा वह। उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 के अधीन पुनरीक्षित नक्शों के आधार पर करेगा या वास्तविक कब्जे के आधार पर सरसरी जांच द्वारा करेगा, इसलिए इसका सही आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सीमा संबंधी विवाद का विनिश्चय उप जिलाधिकारी द्वारा कितने समय के अंदर कर देना चाहिए? ये आवेदन के दिनांक से यथासंभव 3 माह के भीतर कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सीमा संबंधी विवाद पर उपखंड अधिकारी के आदेश से व्यक्ति 30 दिन के भीतर किसके समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है? तो वो अपील प्रस्तुत कर सकता है आयुक्त के समक्ष में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऐसे मार्ग के संबंध में जो सार्वजनिक सड़क मार्ग, सार्वजनिक भूमि ना हो, जो सुखाधिकार के रूप में हो, जिसका कि ऐसा खातेदार कृषि, श्रमिक मार्ग या सिंचाई संबंधी सुविधाओं का लाभ उठा सके, कोई विवाद होने की दशा में उसका विनिश्चय कौन प्राधिकारी करेगा? तो उसका विनिश्चय करेगा तहसीलदार करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मार्गाधिकार व अन्य सुखाधिकार पर अवरोध के संबंध में तहसीलदार द्वारा विनिश्चय किए गए मामले का पुनरीक्षण किसके समक्ष किया जाएगा? यह सब किया जाएगा उप जिलाधिकारी के समक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। धारा 27 के अधीन कोई प्रार्थना पत्र पुनरीक्षित कराए जाने वाले आदेश के दिनांक से कितने दिनों के समाप्त होने के पश्चात ग्रहण नहीं किया जाएगा? यह 30 दिन के पश्चात ग्रहण नहीं किया जाएगा, तो इसका सही आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राजस्व संहिता के अध्याय 4 के अधीन कोई भी व्यक्ति किसी आदेश द्वारा सुखाचार आदि के किसी अधिकार को स्थापित किए जाने से विवर्चित नहीं किया जाएगा। यदि विवर्चित किया जाता है तो उसका उपचार क्या कहलाएगा? वह सिविल बात दायर कर सकता है इसके लिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जहाँ आरंभिक कीमत की धनराशि तक बोली नहीं आती है वहाँ ऐसी बकाया की धनराशि तक बोली लगा सकेगा, वह लगा सकेगा कलेक्टर, तो इसका सही आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रत्येक ग्राम के लिए भीत रीति से मानचित्र और खसरा होगा जिसमें गांव की सीमाओं में सर्वेक्षण संबंधी समस्त परिवर्तनों को अभिलिखित किया जाएगा। उसकी गलतियों, लोपों को कौन ठीक कराएगा? वो ठीक कराएगा कलेक्टर, ये कलेक्टर की जिम्मेदारी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कलेक्टर भीत प्रपत्र में और भीत रीति से प्रत्येक गांव के लिए अधिकार अभिलेख यानी कि खतौनी रखेगा। इस खतौनी में कौन कौन से विवरण होंगे? इस खतौनी में से खातेदार के नाम, सर्वेक्षण संख्या, घाटा संख्या तथा उसका क्षेत्रफल होगा, उसके हिस्से तथा हित के प्रकार, दायित्व, शर्तें आदि होंगी। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण से संबंधित समस्त भूमि का विवरण होगा, तो इसका सही आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकार अभिलेख यानी खतौनी, क्षेत्र पंजी, खसरा और मानचित्र में समस्त परिवर्तन आदि एवं गलतियों को ठीक करना जो कि उप जिलाधिकारी, तहसीलदार या राजस्व निरीक्षक द्वारा किसके नियंत्रण के अधीन किया जाएगा? यानी कि कलेक्टर के नियंत्रण के अधीन किया जाएगा। इसका सही आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नक्शा में संशोधन का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? ये भी कलेक्टर के द्वारा दिया जा सकता है, इसका सही आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराधिकार के निर्विवाद मामले में नामांतरण कौन कर सकता है? वो कर सकता है राजस्व निरीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
अंतरण द्वारा भूमि पर कब्जा प्राप्त करने वाला व्यक्ति अंतरण की रिपोर्ट किसे देगा? वो अंतरण की रिपोर्ट देगा तहसीलदार को। इसका सही आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरण के मामले में खतौनी में नामांतरण खारिज दाखिल कौन करता है? वो तहसीलदार करता है। अब उत्तराधिकार के मामले में तो करेगा राजस्व निरीक्षक और अंतरण के मामले में नामांतरण करेगा तहसीलदार। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस धारा के अंतरण निर्विवाद मामले का दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन राजस्व निरीक्षक करता है? ये सेक्शन 33 के अकॉर्डिंग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विवादित मामले या अंतरण के मामले में नामांतरण तहसीलदार किस धारा के अंतर्गत करता है? वो करता है धारा 35 के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराधिकार के मामले में नामांतरण से संबंधित किस धारा के तहत यथाविहित प्रपत्र में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा? वो करेगा धारा 33 के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति जिसका नाम राजस्व निरीक्षक द्वारा अभिलिखित न किया गया हो या राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश से व्यथित हो, वह किसके समक्ष आवेदन कर सकता है? वह तहसीलदार के समक्ष आवेदन कर सकता है, क्योंकि राजस्व निरीक्षक से ऊपर का अधिकारी होता है तहसीलदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। धारा 33 एवं धारा 34 के अधीन तहसीलदार के आदेश से व्यथित व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से कितने दिनों के भीतर उप जिलाधिकारी को अपील कर सकता है? तो वो 30 दिनों के भीतर अपील कर सकता है। बहुत ज़्यादा देखेंगे तो राजस्व उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में 30 दिन का ही अपील का प्रावधान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस अध्याय में किसी बात की होते हुए भी कोई सुधार तब तक अभिलिखित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस भूमि स्वामी जिससे ऐसा आदेश संबंधित है के संबंध में धन देव भू राजस्व की धनराशि जमा न कर दी जाए। इस संदर्भ में किन धाराओं से संबंधित है? ये संबंधित है धारा 32, धारा 33, धारा 35 और धारा 38। इसलिए इसका सही आंसर है ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नक्शे में संशोधन कौन कर सकता है? तो नक्शे में संशोधन अभी आगे भी हमने पढ़ा था, वो कलेक्टर कर सकता है। तो आज इतना ही बहुत है। अभी 50 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन में आपको सेकंड वीडियो में कराऊंगी। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।